बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम सक्सेस स्टोरी हम आपके पास किसी ना किसी ऐसे शख्स को मिलवाने के लिए लेके आते हैं जो हमारे लिए एक लिविंग रोल मॉडल हो, जिसके ज़रिए हम अपनी यंग जनरेशन को ये मैसेज दे सकें कि आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आप फॉलो करके सक्सेस के रास्ते पे गामज़न हो सकते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा ही नेगेटिव और फॉल्स तस्वुर है कि शायद सक्सेस किसी ना किसी की मरहूने मिन्नत है। ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए जो लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इन लोगों से पूछने की ज़रूरत है जो सक्सेस के रास्ते पे गामज़न हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने जिस वाइब्रेंट पर्सनैलिटी को यहाँ पर दावत दी है, एजाज नासिर साहब से। एजाज साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने हमें आज टाइम दिया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन के साथ अपनी मैनेजमेंट हाउस, अपनी सीओ क्लब और अपनी मैगज़ीन के हवाले से सब लिहाज से हमें गाइड करेंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त अफजाई दी और इस काबिल समझा कि आपने जो एक आपने इंडेवर शुरू किया है, कोशिश शुरू की है जिसमें आप सक्सेस स्टोरीज़ को प्रमोट कर रही हैं और ख़ासकर बीइंग अ फीमेल आप अपना मेल सक्सेस स्टोरीज़ को लेके आ रही हैं, तो पहले तो उसका शुक्रिया। बाकी रह गया सक्सेस की जर्नी के हवाले से, सबसे पहले मैं आपको सक्सेस के बारे में एक चीज़ जो मिथ ब्रेक करना चाह रहा हूँ कि सक्सेस को समझने से पहले फेलियर समझना ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस को हर बंदा समझता है कि यार ये बड़ा फैंसीफुल एक वर्ड है। मैं समझता हूँ कि सक्सेस में फेलियर समझना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि कंट्रास्ट जो होता है उससे चीज़ों की वजाहत ज़्यादा होती है। जैसे ब्लैक रंग को हम कहते हैं ना, काला रंग, तो उसको समझने के लिए हमें वाइट को देखना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो वो जो है जो सक्सेस की जो डायमेंशन जो हम फेलियर से समझते हैं कि सक्सेस इन लाइफ एंड सक्सेस ऑफ लाइफ, ये बड़ा एक बारीक सा फर्क है। लोग ज्यादातर सक्सेस ऑफ लाइफ के बारे में पूछते हैं कि आपने पैसे कितने कमाए, डेजिग्नेशन क्या है, आप वजीर आजम बन गए, अचीवमेंट्स की बात। सक्सेस ऑफ लाइफ के बारे में लोग ज्यादा बातें करते हैं, सक्सेस इन लाइफ के बारे में बहुत कम बात करते हैं। टेक्निकल बात की है, बुनियादी बात है। तो जो सक्सेस ऑफ लाइफ है, आपने पहले सही लफ्ज बोला, अचीवमेंट्स जो आप जिस पे प्राइड लेते हैं, ये सक्सेस ऑफ लाइफ है। लेकिन सक्सेस इन लाइफ वो हैप्पीनेस है जी, जो कि पीस ऑफ माइंड है। बिल्कुल। और मेरा जिंदगी भर का जो स्टडी है वो ये दो लफ्जों के दरमियान है कि अगर आप अपनी जिंदगी में जो भी आपके गोल्स थे, चाहे वो आपके फाइनेंशियल गोल्स थे, स्पिरिचुअल गोल्स थे, इमोशनल गोल्स थे, जो भी गोल सेटिंग किया वो अगर आपने अचीव कर लिया तो वो पीस ऑफ माइंड आप उस लेवल पे आ गए, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर आपने गोल अचीव ना किए तो फिर बीच में कहीं रह गए, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, तो फिर पीस ऑफ माइंड की बजाय पीसीस ऑफ माइंड में आप चले गए। यानी अचीवमेंट्स तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है और आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो दूसरी पार्ट ऑफ लाइफ है। वो सक्सेस इन लाइफ है, वो सक्सेस ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि सक्सेस इन लाइफ एंड सक्सेस ऑफ लाइफ, आप कहाँ पे खड़े हैं? मैं अगर इसका सादा सा जवाब देता हूँ, मुझसे अक्सर पूछते हैं एजाज आप कहाँ खड़े हैं या क्या आप करते क्या हैं, आप इतना कुछ करते हैं तो आप करते क्या हैं? मैं तो गालिब पर बात कहता हूँ कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। असल में आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। बिल्कुल, बड़ी बात है। इस सोसाइटी को आईनों की बहुत ज़रूरत है और बड़ा कमाल कर रहे हैं अगर आप ये कर रहे हैं तो। वो जो कि आज के दौर में पढ़ना, लिखना, किताब लिखना, कुछ मैगजीन में लिखना या किसी जगह चाहे आप कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, तो वो लिखने की जो बात है वो अंधों को आईना दिखाने वाली बात है। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कहतु रिजाल है, कहत पड़ गया। कहते हैं मर्दमशुमारी करोगे तो 22 करोड़ मिलेंगे, मर्दम शनासी करोगे 22 भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ना क्या बात है। पता चल रहा है कि मैनेजमेंट हाउस को रन करने वाला एक बंदा जो है उसने सीखा कितना है, जाना कितना है और प्रैक्टिस कितनी कर रहा है। जज़ाकल्लाह।
तो मैं आपके साथ जो आपने ये 3 चीज़ें की, मैनेजमेंट हाउस, ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक जर्नल ताकि एक वन वर्ड में क्लियर हो जाए, इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ फिर लेटर शेयर करता हूँ। मैनेजमेंट हाउस बेसिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जैसे लम्स है, एवरीबॉडी नोज इन पाकिस्तान के लम्स क्या है। लम्स एक यूनिवर्सिटी है अमीरों की, सीधी सी बात है। जो मैनेजमेंट हाउस है वो गरीबों का लम्स है। वैसे आपका मैनेजमेंट हाउस भी बड़ा अमीराना सी लुक देता है। लेकिन वो गरीबों के लिए है। अच्छा, वहाँ ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस होते हैं। अच्छा, हम वहाँ डेवलपमेंट करते हैं, वो लीडरशिप जो फ्यूचर की जो मैनेजमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का अदारा है। और जो सीईओ क्लब है ये बेसिकली थिंक टैंक है। पाकिस्तान के कोई 1000 से ज्यादा सीईओज के मैंने ओवर द लास्ट 10 ईयर्स मैंने वो सक्सेस स्टोरीज और उनकी केस स्टडीज लिखे। उस किताब का नाम है 100 CEOs ऑफ पाकिस्तान। जी जी। और ये किताब एक सीरीज है, हर साल एक नई आती है, तो 10 साल में 10 वॉल्यूम्स आ चुके हैं। जी जी। तो वो थिंक टैंक की वजह से ये किताब क्रिएट हुई और पाकिस्तान के जो उन लोगों के बारे में सक्सेस स्टोरीज पहली दफ़ा पेन डाउन हुई, लिखी गई, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया, यानी ये बनाने का आपने कहाँ से सोचा? असल में ये मैं जब खुद किसी दौर में जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, आई डिड माई 5 मास्टर्स, उनमें से एक मास्टर जो था वो मेरा MBA था IBA से। तो इंस्टीट्यूट ऑफ जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो जब मैं वहाँ पढ़ता था, अपनी MBA पढ़ रहा था, तो टीचर्स हमें जब केस स्टडीज़ पढ़ाते थे बिजनेस के, मैनेजमेंट के, HR के, ह्यूमन रिसोर्स के, तो हमें ज़्यादातर जो एग्जांपल्स थी वो हमें वेस्ट की देते थे, जिसमें बिल गेट्स की कहानी सुन सुन के कान पक गए, अब स्टीव जॉब्स की सुनी कहानी, कर्नल स्टैंडर्ड, KFC जो कर्नल स्टैंडर्ड है सोनी। तो मैं कहता था सर हमें प्लीज़ अपने लोकल अपनी जो कहानी सुनाई। हम सुन भी लेते हैं वो कहानियां, लेकिन वो हमें इस तरह ना हमारे दिल को नहीं जाके लगती। जब हम ईदी के बारे में बात करते हैं या हम जब अपनी मलाला यूसुफजई के बारे में बात करते हैं, तो मेरा दिल जो है ना वो अंदर से जैसे खिल जाता है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि आपको भी होगा कि कोई ऐसी। देखिए मैं आपको ये बताने चाहूँ के बाद अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल के बदले में, कि पाकिस्तान चला कौन रहा है? पाकिस्तान में जो सरकारी अदारे हैं वो कितने लोगों को जॉब्स दे सकते हैं? असल में जो पाकिस्तान के रियल हीरोज हैं वो एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, जो कि बड़े बड़े अदारे चला रहे हैं। जैसे मियां मोहम्मद मंशा साहब है, सैयद बाबर अली। जो लम्स की बात अभी हमने की थी, तो लम्स को कौन ऐड कर रहा है? इसका फाउंडर कौन है? सैयद बाबर अली। वो पैकेजेस, नेस्ले, टेट्रा पैक, उनके अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ मियां मंशा साहब की अगर उनकी जो कंपनीज की बात करें, 50,000 पीपल काम कर रहे हैं। तो जो इतने बड़े बड़े अदारे जिन्होंने बनाए होने जिगर से, हम उनको ग्लोरीफाई नहीं करते एज अ हीरो, क्योंकि वो लोगों को रोजगार, लोगों का घर चला रहे हैं। आज इस वक्त अगर कोई पाकिस्तानी जो सोसाइटी में अगर पाकिस्तानी को कोविड के अंडर अगर बात करें, जो चला रहा है, ये वही हीरोज चला रहे हैं। वी शुड पे द ट्रिब्यूट। हमने जो भी नई इस दफ़ा अपनी CEO टुडे मैगजीन में हमने पाकिस्तान के 25 ऐसे अदारों की CSR जो सोशल, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो स्कूल, जो कॉलेजेस, जो बेरोजगारी, जो फिलंथ्रॉपी कर रहे हैं, कि ये वो लोग हैं, अनसंग हीरोज हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल मेरा तो पैशन ही ये है कि उन लोगों को मैं लेके आऊं प्रमोट करें, रादर देन फिल्मी हीरो की बात करने की बजाय रियल टाइम हीरो जिन्होंने एक अपनी जिंदगी से डेविएट किया, जो कि और अपनी दुनिया आप बनाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट था किताब का, वो था अपनी दुनिया आप पैदा कर। अगर जिंदों में है, अगर जिंदों में है, सिर आदम है, ज़मीरे कुन, फुका है जिंदगी, और जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शेरा उतेशा उसंगे गरां है जिंदगी। वाह, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ज़रा हम थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसके हवाले से ज़रा आपको देख लें तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। जब आपने जब से शुरू किया, जब आप इब्तदाई एजुकेशन ले रहे थे, उस वक्त दिमाग में क्या बनने की समाई और कैसे सफ़र शुरू हुआ? अगेन ये एक माजी के झरोकों में आपको जाना होता है। मैं सच्ची बात बताऊं कि जिस तबके से हम बिलोंग करते हैं, मेरी आई वॉज बॉर्न इन मुजांग, पाकिस्तान, लाहौर का एक जगह है, जैसे वॉल्ड सिटी है हमारा। तो आई वॉज बॉर्न देयर। मेरे फादर, मेरी मदर इस साइड उधर पे थे। यानी आप लाहौरी हैं? पक्के लाहौरी। वाह, माशाल्लाह। और समझ लें कि कहते हैं ना, दुनिया में कोई जगह जो है वो लाहौर जैसी नहीं। लाहौर है। लाहौर है। तो वो एक जो वो बचपन था, वो जो अर्ली डेज थे, वो जिंदगी में मुजांग हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया। मुजांग अड्डे पे बड़ा मशहूर स्कूल है जी, बड़े बड़े वहाँ से लेजेंड्स निकले। वसीम अकरम, आपको याद है कि उसका बिल्कुल घर हमारे स्कूल के सामने था। वो शाम को
अक्सर क्रिकेट खेलने मजांगा स्कूल की ग्राउंड पे आते थे और मैं वो बॉल पकड़ के उनको बॉलिंग कराया करता था। छोटे होते थे हम। तो वसीम अकरम वहाँ से उसने क्या कहते हैं उसी ग्राउंड से अपना हाथ साफ करके वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से तो होता वो एक लेजेंड बन गया। तो वो उस इलाके के अंदर इतनी मरतम जो 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 जरखेज वो जगह है कि बड़े बड़े वहाँ लेजेंड ये हसन आसफ नवाज वो बड़े बड़े लोग वहाँ से मजांगा स्कूल से वो जो स्पोर्ट्समैन बने, कोई आपके कंटेम्परेरीज हैं जो बड़े आप जो स्कूल से जिनको एंजॉय करते हैं, जिनका तो वो साथ स्कूल में हमें साइंस में मैंने वहाँ से मैट्रिक पास किया। हमारे टीचर्स हमें बहुत मास्टर गुलाम रसूल, मुझे वहाँ एक छोटी सी बात याद आती है अपने स्कूल की कि जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले थे तो एक दफ़ा एक किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर हमारे स्कूल में विज़िट किया। तो हेड मास्टर साहब को लेके वो स्कूल की सारी क्लासेस को विज़िट कर रहे थे। हमारी क्लास में आ गए जो हमारी 10th क्लास थी। तो आके टीचर से पूछते हैं कि आप बताएं कि इस दफ़ा बोर्ड में आपके स्कूल में कोई पोजीशन लेगा, पंजाब बोर्ड जो लाहौर बोर्ड होता है। तो अब 1 लाख बंदा अपीयर हो रहा है, इतने सैकड़ों स्कूल्स हैं। तो वो एक हमारे जो टीचर थे जो हमें पढ़ाया करते थे, मास्टर लियाकत नाम था उनका, वो आगे ना उन्होंने हमारी 70 के करीब हमारी क्लास थी। तो उसमें से ना उन्होंने 3 बच्चों को कहा बच्चा खड़े हो जाओ। तो वो बच्चे खड़े हो गए। कहते जी एक सुल्तान अली था वो भी बाद में CSP ऑफिसर बना, एक और था वो भी बहुत बड़ा अपने बिजनेसमैन बना, और तीसरा आपका भाई था। उन्होंने कहा जी कि ये इजाज़ निसार है। तो मैं कामते खड़ा हो गया। 70 बच्चों में उन्होंने कहा जी कि ये मेरे 3 बच्चे हैं, इनमें से कोई ना कोई बच्चा है, ये आगे भी जाके बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं हैरान होता हूँ प्रोफेसर साहबा कि वो टीचर का बिलीव था कि ये बच्चे के ऊपर, ये बच्चे जो ना मुझे आगे जाके कुछ करते नजर आते हैं। जी जी, ये जो टीचर्स जेन्युइन टीचर्स है ना, यानी ये नहीं कि जो कुछ नहीं कर सके तो चलो टीचर बन गए, वो और टीचर की कैटेगरी है। लेकिन जो बाय चॉइस टीचिंग कर रहे होते हैं ना लोग, वो तो बड़े विजनरी, उनकी आई जो होती है वो देख रहे होते हैं, उनको समझ आ रही होती है कि ये जो बच्चा मैं जिस मेरे सामने है इसमें कितना लेवल है, टैलेंट है, उसको समझ रहे होते हैं। फिर वो उसके साथ शफकत करके उसको, मैं कहता हूँ किसी बच्चे को जिंदगी बदलने के लिए ये 3 लफ्ज जो है ना, ये 3 की वर्ड्स हैं कि जब उस्ताद के मुंह से निकलता है ना किसी बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए कि आई बिलीव इन यू, बस फिर वो उसकी जिंदगी बदल देता है कि बेटा मैं तेरे पे बिलीव करता हूँ। अपने माँ बाप को नहीं सीरियस लेता, वो अपने दोस्तों को सीरियस नहीं लेता, रिश्तेदारों को लेता, और टीचर की इन लफ्ज को बेटा मुझे तुम्हारे पे यकीन है। वहाँ हेड मास्टर साहब थे तो उन्होंने हमें दुआ भी सिखाई। उसी जब वो एक डायरेक्टर एजुकेशन आए हुए थे, उन्होंने हमें कहा, ये तीनों बच्चों को कहा कि बेटा तुम बाहर आ जाओ। हमें बाहर निकाल लिया और भी जो सेक्शन थे 3-3 बच्चे उन्होंने लेकर ना कोई 8-10 बच्चों को हमें अपने हेड मास्टर साहब के कमरे में ले गए कि ये मेरे वो पूरे स्कूल के जो आर्ट्स के और साइंस के ग्रुप्स के बच्चे हैं और ये बच्चे ना इंशाल्लाह बोर्ड में कोई ना कोई पोजीशंस लेंगे, आर्ट्स में भी और साइंस में भी। तो वहाँ उन्होंने एक दुआ सिखाई, स्टिल आई रिमेंबर। और आपको यकीन जाने ये दुआ, फिर मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया मैट्रिक से लेकर, फिर मैं आगे एजुकेशन जब मैंने सफ़र तय किया तो ये दुआ मैं जब भी पेपर देने जाता था तो ये दुआ मांगता तो हेड मास्टर साहब की। वो कहते उन्होंने दुआ में सिखाई कि बेटा जब भी पेपर देने जाने आपने एक दुआ करनी है कि अल्लाह मैंने अपनी मेहनत पूरी की, मैंने अपनी हिम्मत पूरी की, अब ये पेपर किसी अच्छे नेक उस्ताद के हाथ में भेजना। ठीक, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका कोई टीचर उस दिन उसका मूड खराब हो गया, वो एंग्री है या उसका अच्छा नहीं है उस्ताद, तो आपने 5 नंबर भी उसने काट लिए आपके, तो 5-5 से आपकी पोजीशन कहाँ से कहाँ नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक नंबर पे फाइट होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर हमें टीचर ने कहा सर ये पेपर मैंने तो अपनी मेहनत पूरी की, अब किसी उस्ताद अच्छे के हाथ में भेजना था कि इसको जस्टिफाई करे मेरी मेहनत को। बिल्कुल, लेकिन ये फिर मैं कहूँगी कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले कि जिन्होंने आपको सिर्फ मेंटली ग्रो करने में मदद नहीं की, बल्कि आपको स्पिरिचुअली भी गाइड किया कि आपने किस तरीके से अल्लाह से कनेक्टेड रह के इस सफ़र को तय करना है। यही एक बड़ी कमाल की बात होती है। जब हमें ना टीचर ना, जब हमें जो जैसे फिजिक्स होता था सब्जेक्ट, साइंस में मैथमेटिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने होते थे, टफ होते सर, तो टीचर हमें अपने घर बुला लेते थे। यकीन जाने हम उनके घर जाते थे, जो कुछ बच्चे को बुला लेते थे, हमसे फीस भी नहीं लेते थे, हमें चाय भी खाना भी घर में पक्का होता था। उनकी मिसेस हमें टीचर की तो वो भी हमें खिला देती थी। तो वो एक ऐसा वो तो अब वो वक्त नहीं है, ढूंढते हैं अब तो टीचर कहाँ मिलते हैं। स्पेशल बॉन्ड बन जाता है ना कि आप फिर अपने टीचर के ऑनर के लिए आप उसके लिए भी स्ट्रगल करते हैं कि इसने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, मेरे साथ इतनी शफकत की, इतनी मोहब्बत की, तो फिर आप बॉन्ड फील करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, और लगता है कि मुझे ये करना ही करना है। ये एक यहाँ और आपको बात मैं शेयर करूं जो कि शायद सुनने देखने वालों को ये होगा कि
जो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के साथ जो मोहब्बत थी ना हमारी, उस टीचर जो थे हमारे मास्टर गुलाम अपने लियाकत अली जो थे, उन्होंने डाली। वो ना हमें इकबाल के एक शेर आते थे, उसके बाद उसकी सलीस उर्दू पैराफ्रेजिंग जिसे कहते थे, वो कहते थे करो। वो हमें 100 वर्ड्स में कहते थे इसकी तशरीह लेके करके लाओ शेर की। उन्होंने इकबाल को हमारे लाशऊर में, हमारे सबकॉन्शियस में डाल दिया। वो एक शेर था, मैं यहाँ पसंद करूँगा शेयर करना, कि जिसने ज़िंदगी बदली मेरी कसम से, कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिल का आंख का नूर दिल का नूर नहीं है जी। वो कहता हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है। और हमें बच्चे तो हमें समझ नहीं आती सर, ये दीदा वरी क्या होती है, बेनूरी क्या होती है, दीदा बीना क्या कैसे, एक आंख होती है, एक बसारत होती है, एक बसीरत होती है। तो वो हम कहते हैं सर ये बसीरत और बसारत में फ़र्क क्या है? बहुत फर्क, कैसे मीन आसमान का फर्क। आपको एक ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये शेयर कहूँ कि हमें तस्लीस क्या कहते हैं कि जो नरगिस का जो फूल होता है, जिसकी आंख तो होती है लेकिन उसके अंदर नूर नहीं होता, रोशनी नहीं होती। तो इकबाल का जब शेर हमें टीचर ने 8वीं 9वीं 10वीं जमात में ये समझाया कि आज आप किसी MBA BBA और BSc और MPhil को पूछेंगे ना, उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकेगा। हमारे साइंस पढ़ने वाले लोग जो है ना, वो आम तौर पर इससे महरूम रहते हैं कि वो अदब के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पढ़ें। मुझे भी इस तरह एक इत्तेफाक हुआ किसी डॉक्टर साहब के ऑफिस में जाने का, तो उनके वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, कैलेंडर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर हर एक के ऊपर एक शेर लिखा हुआ था। वो कोई रख तो गया था उनके पास, लेकिन उन्हें उसमें से किसी शेर का कोई मतलब नहीं आता था। और मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने ये रखा तो हुआ है और आप जानते नहीं हैं इसमें से इन शेरों का मतलब। वो कहते हैं हमारा टाइम ज़्यादा इसी में गुजरता है। ये दुख की बात है। जैसे मैंने 12-13 साल IBA में टीचिंग भी किया, मैं मुख्तलिफ सेशंस करता रहा। लाम्स में मुझे एज ए विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे मैं वहाँ सेशंस किए, कराची IBA में, जो भी पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में जो भी बड़े इदारे हैं, मैंने वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में 3 साल MPhil को पढ़ाया। अच्छा। तो मैंने इसी तरह एक क्लास में मैंने इकबाल का ये शेर जो हमने 8वीं में पढ़ा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी, तो मैंने इसका तर्जमा किया अब लिटरली ऑन अ लाइटर नोट, कहता हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे। आगे से मुझे जवाब आया सर नरगिस को मैंने कभी रोते नहीं देखा, उसके आगे पीछे 4 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो अब वो नरगिस जो हमने पढ़ी थी वो कुछ और थी, वो आजकल की लेटेस्ट नरगिस कुछ और है। कुछ और है। ये काफी ट्रेजेडी हमारे साथ हो चुकी है। नरगिस का मतलब भी नहीं पता। अब आप मुझे ये बताएं कि प्रेजेंट में इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? देखिए उसके बाद प्रोफेसर साहबा, मैंने मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन के बाद यहाँ एक और बात बड़ा ज़रूरी है कि आई वॉज एल्डर वन इन माई फैमिलीज। तो मेरे 2 छोटे भाई थे और एक सिस्टर थी, और वाले साहब अर्ली अल्लाह के पास चले गए। मैं आई वॉज ओनली ब्रेड अर्नर, ठीक है। वो बीमार हुए, उनको डायबिटीज़ थी, फिर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, कोई पहले बाहर थे फिर वापस आ गए। तो जिसकी वजह से वो वालद की वो जो एक बेसिक शफकत तो से मैं थोड़ा सा, मेरे को ना कोई गैप रहा। आज भी मुझे कोई सीनियर आदमी मिलता है तो मैं उसे अपने वालद की तरह उसको रिस्पेक्ट देता हूँ, उसे प्यार करता हूँ। तो वो जो ना उस वजह से क्या हुआ कि मैंने अपना फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में ही मैंने अपना प्रोफेसर साहबा मैंने वो शुरू कर दिया अपनी अर्निंग करना। मतलब मैं रोज़ी रोटी जो है सीख लिया मैट्रिक के बाद कि अपनी रोटी कैसे कमानी है। मैं अपनी ही क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, और FSC में था तो FSC के सेकेंड ईयर में था तो फर्स्ट ईयर को पढ़ाता था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं अपने ही, मेरे पास साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर ये सब्जेक्ट्स में पढ़ता था। अंग्रेजी सब्जेक्ट बड़ी डिमांड होती थी, लिटरेचर का टीचर नहीं मिलता था, तो मैं अपनी ही क्लास के बच्चों को पढ़ाकर अपनी ही कॉलेज की फीस पे करता था। क्या बात है, माशाल्लाह। आज मैं जब IBA लाउंज इन बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ तो मैं जब उन बच्चों से कहता हूँ कुछ सेमेस्टर में MBA का पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं उनसे पहला सवाल पूछा था आप MBA अपनी जेब से कर रहे हैं या अपने अब्बा जी की जेब से कर रहे हैं? तो 90% जवाब है सर हम अब्बा जी की फीस वो कितनी महंगा है, 20-20 लाख रुपया MBA करने में लग जाता है। तो वो मैं कहता था कि अगर आपने ये सेमेस्टर होने तक अगले सेमेस्टर की फीस आपने खुद जमा नहीं कराई तो मैं आपको पास नहीं करूँगा। आप उसी वक्त उन्हें काम पे लगा देता था। मैं कहता था अगर आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए तो समझे कि ये MBA का कोई फायदा नहीं होगा। आपने 22 साल हो गए हैं, अरे मैं तो 15 साल में अपना काम शुरू कर दिया था करना भाई। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता जाता है ना। जैसे कहते हैं कि आप डिग्री तो बहरहाल आप लेते हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री नहीं होनी चाहिए, उसके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आप खुशकिस्मत थे कि अल्लाह ताला ने आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाने के लिए। और वही से जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से होता हुआ मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, साइकोलॉजी पढ़ा,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा, IBA से MBA किया, फिर MPhil किया पब्लिक पॉलिसी से। सारी मेरी एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी की है। अच्छा, आपकी alma mater जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी मैं आई लव माई, और उसमें मैंने अपने 10-12 साल डिवोट किए, पढ़ाया अपने मुख्तलिफ, और हज़ारों 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 मेरे स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आज मुझे दैट इज़ माई प्राइड। मुझे तो इतना कंफर्ट, अपनी मिसेस को कहता हूँ यू आर वेरी लकी कि मैं कहीं किसी के साथ मिल भी नहीं सकता, तो मुझे तो छापा पड़ जाएगा अगर कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाएगा, सर आप क्या किधर बैठे हुए, तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बतें मिलती हैं। और अगर मैं कहीं पब्लिक प्लेस पे चाय पी रहा हूँ तो इतने मोहब्बत है, स्टूडेंट्स आके बैठ जाएंगे, सर आपके साथ चाय पीनी है, तकल्लुफ़त रखी नहीं कभी ज़िंदगी में। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप खुशकिस्मत हैं, और यकीनन आपकी बेगम भी बहुत खुशकिस्मत होंगी कि जिनके साथ आप, जिनका आप इतना जिक्र भी करते हैं, और जिनके साथ आप, जिनको आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल किसी किस्म का आप पे शक नहीं करती हैं, और किसी किस्म का उनका और आपका प्रॉब्लम नहीं है। और आपने शुरू में ही बता दिया कि सक्सेस इन लाइफ जो है उसमें माशाल्लाह, सक्सेस इन लाइफ में पार्टनर का रोल होता है ना। पार्टनर आपके लिए अगर सपोर्टिंग है तो फिर आप सक्सेस इन लाइफ जो है उसको वाकई जेन्युइनली एक्सपीरियंस करते हैं। वरना अचीवमेंट्स तो हो जाती हैं, मतलब है ज़िंदगी में आप बहुत कुछ अटेन कर लेते हैं, अल्लाह आपकी मदद करे तो आप कहीं पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ये जो सक्सेस इन लाइफ है ना, ये आपसे जो मांगती है आमतौर पे लोग वो अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। तो असल में लोग ना, असल में जो मैं जब इंटरव्यूज़ करता हूँ या अपनी बुक्स के लिए या CEOs के, तो लोग कहते हैं इजाज़ इंटरव्यू नहीं अब नहीं देना। मैं कहता हूँ एक्सक्यूज़ मी सर, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ, ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं किसी अखबार से मेरा ताल्लुक़ है, ना किसी न्यूज़ चैनल से। मैं यहाँ इंटरव्यू का वाला बंदा नहीं हूँ सर, मैं तो इंटरव्यूज़ का बंदा हूँ। मैं तो इंटरव्यूज़ को कैप्चर करता हूँ, मैं इंसान के अंदर को देखता हूँ, आपकी ज़िंदगी की स्ट्रगल है क्या थी आपने, तो वो चीज़ें जो होती हैं इंसान के, इसलिए कहते हैं कि हम लोगों की साथ जो होता है ना, लोगों की जो बातें करते हैं, लोगों के साथ बातें नहीं करते। हाँ, लोगों के साथ बातें नहीं करते, और हम लोगों की बातों को सुनने के लिए नहीं बातें कर रहे होते, आमतौर पर हम उसके ऊपर रिएक्शन शो करने के लिए, अपना जवाब देने के लिए बात कर रहे होते हैं। ये भी एक मसला हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि हम दिल में नहीं उतरते, दिल से उतर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो फ्यूचर के क्या आपके प्लान्स हैं? फ्यूचर के यहाँ 1-2 बातें मैं शेयर करके फ्यूचर की तरफ आता हूँ। उसके बाद मैंने जब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया प्रोफेसर साहबा, फिर मैंने पाकिस्तान को जो सबसे कोविटेड जिसे हम कहते हैं सिविल सर्विस जो उसका मैंने एग्ज़ाम दिया, और कोई यकीन नहीं करता था पूरी फैमिली में कि ये इसका अब्बा जी तो दुनिया से चले गए हैं, तो ये कैसे एग्ज़ाम पास करेगा, मुकाबले का इम्तिहान, वो भी मजांगा बहुत कम, यहाँ से ज़्यादातर मीनियल्स जॉब, सेल्स की जॉब लोग बच्चे करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पाकिस्तान के सारे कंपटीशन एग्ज़ाम पास कर लिए, माशाल्लाह। और आई गॉट सिलेक्टेड, मैं प्रोविंशियल सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो गया, पंजाब की सिविल सर्विस में आ गया। उसके बाद मैं फेडरल में चला गया, उसके बाद फिर मैं नेशनल बैंक में आया, उसके बाद मैं स्टेट बैंक में गया, तो आई वाज द हेड ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो 18 साल मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिए जी। 17 साल मैं सीनियर ग्रेड में, मैंने जब डायरेक्टर था मैं, तो फिर वहाँ से जो आपका सवाल था कि मैनेजमेंट हाउस, मेरे सामने मैगजीन्स आते थे कुछ, जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है और दुनिया के बेस्ट मैगजीन, तो मैं सोचा करता था कि ये जो कंटेंट है, ये मैनेजमेंट और ये लीडरशिप है, तो ये क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट रहा जिंदगी भर, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट और लीडरशिप, तो मैं कहता था कि पाकिस्तान में ये कंटेंट नहीं लिखा क्या। मैंने एक दिन क्या किया डॉक्टर साहब, जब मैं उधर पढ़ रहा था, यानी कि अपना काम कर रहा था, तो मैंने सारे मैगजीन प्रोफेसर साहबा मैंने उठा के ले आया मैगजीन मार्केट से, लिबर्टी से, तो मैंने रखे, तो मैंने कहा यार मेरे जहन में एक आइडिया है कि मैं कोई एजुकेशन के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर, लीडरशिप पे, ह्यूमन रिसोर्स पे कोई मैगजीन लॉन्च करूँ। उस वक्त मेरी जॉब के आखिरी दिन चाह रहे, तो मैं प्लान कर रहा था कि नो आई शुड एग्जिट हो, मैं एक नया करियर स्टार्ट करूँ। तो मैगजीन मैंने को 20 के करीब मैगजीन लेके आया, और सारे मैगजीन पाकिस्तान में जो चलते थे वो सारे के सारे फैशन के थे ज़्यादातर, और ये एजुकेशन पे या बिजनेस पे था ही कोई नहीं, एक आधा था, वो भी बाद में बंद हो गया। जो मैंने 3 अपना चीज़ें मैंने डिस्कवर किया, मैंने अपना रिसर्च किया, तो पता चला कि पाकिस्तान में जितने मैगजीन्स हैं, आपके फैशन है, मैं नाम नहीं लूँगा मैगजीन्स के, उनमें 3 चीज़ें कॉमन थी। एक विजन लेस, कोई विजन नहीं, एक कंटेंट लेस, कोई उसके अंदर कंटेंट नहीं, सिवाय तस्वीरें थी, और रात के कोई प्रोग्राम थे, और साथ एक फोटोशूट था या एडवर्टीजमेंट्स थी, और तीसरा स्लीवलेस। तो विजनलेस, कंटेंटलेस, स्लीव, मैंने कहा नहीं जाए, इसके ऑपोजिट करो, एज ए वुमन ऑफ सब्सटेंस रखो अपने मैगजीन्स में, इसी तरह अपना कंटेंट रखो, क्योंकि कंटेंट इज किंग। कंटेंट होना चाहिए, आपके अंदर कुछ जान होनी चाहिए। बिल्कुल। लफ्जों के अंदर लोग कहते थे कि पाकिस्तान में लोग पढ़ते नहीं, मैं कहा एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान में लोग लिखते नहीं हैं,
इशफाक साहब थे, बानो कुदसिया थी, लिखने वाले थे, पढ़ने वाले भी थे। अब लिखने वाले भी नहीं है तो पढ़ने वाले कहाँ से आए? तो वो एक सफ़र था। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता चला गया, मैगजीन लॉन्च किया, फिर उसके बाद जब मैंने सक्सेस स्टोरीज इकट्ठी की तो मैंने बुक बना दी 100 CEOs की। 2011 में मेरा ये स्टार्ट हुआ अपना एक वेंचर एंटरप्रेन्योरशिप का। फिर उसके बाद क्योंकि मैं जब स्टेट बैंक में था तो हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट था स्टेट बैंक का बहुत बड़ा, जहाँ मैं वहाँ एज अ हेड था ट्रेनिंग का। तो मेरा कॉन्सेप्ट था कि लाहौर में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो वहाँ वर्ल्ड बैंक IMF के प्रोग्राम होते थे। तो मैंने एक प्लान बनाया। उस वक्त सारे मजाक उड़ाते थे, कसम खुदा की आपको अंदाज़ा नहीं है प्रोफेसर साहबा के लोग, मैंने अपनी ना गूगल से तस्वीरें लगा के अपनी एक विजन बोर्ड बना लिया, अपनी छोटा सा एक ऑफिस लिया सदीक ट्रेड सेंटर में लगा लिया। मैं कहता तो ये लोग कहते ये क्या? मैं कहा यार ये मेरा एक मैनेजमेंट हाउस बनेगा, ये पाकिस्तान के जितने भी वो लोग जो डिजर्विंग टैलेंट है उनको हम ग्रूम करके उनको CEOs बनाएंगे, उनको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। कहते जाज एक्सक्यूज मी यार, ये इसके लिए पैसे हैं, तुम्हारे पास तो ऑफिस के रेंट के पैसे नहीं है, तुम ऐसे बड़े, ये तो मिलियंस, 300-400 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। प्रोफेसर साहब यकीन जाने 2011 में ये ख्वाब देखा और 2017 में ये ख्वाब पूरा हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ के मुझे अब ये बताएं कि आपने फ्यूचर के हवाले से क्या प्लान किया हुआ है? पहले मैं ये अपना फ्यूचर की और ये जो ख्वाब की बात करता चला जाऊँ। मुझे जब लोग कहते थे कि जब तेरे पास रिचार्ज रिसोर्सेज नहीं है कैसे बनेगा, तो मैं अक्सर लोगों को, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी करता रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत किया, 100 से ज़्यादा कंपनीज़ में, इदारों में ट्रेनिंग भी करवाया मैनेजमेंट लीडरशिप पे। तो मैं अक्सर लोगों को ये चीज़ सिखाता था कि यार वेल्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, और रिसोर्सेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सफुलनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड यूज ऑफ रिसोर्स इज इम्पोर्टेंट। वो जो रिसोर्सफुलनेस है ना, वो कहते हैं कि रिसोर्सेज है पैसा, ये ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैं कहते रिसोर्सफुलनेस क्या है? मैं कहता हूँ आपका बिलीवेबिलिटी, आपका यकीन का लेवल। अगर आपके पास यकीन कामल आ जाए तो आप रिसोर्सेज खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं। खुदा भेज देता है ना सारी फोर्सेस को आपके साथ नथी कर देता है कि ये बंदा मेरा काम कर रहा है, इसने कहीं पहुंचना है, चलो इसके लिए काम वो करो। कहते हैं ना कि अगर आपको यकीन हो जाए किसी अपने गोल्स पे तो खुदा की सारी खुदाई आपको हेल्प करती है। वो एल्केमिस्ट में भी वो कहता है कि आपको सारी दुनिया आपके पास चल के आके आपको सपोर्ट कर रही होती है। वो कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और जिन्होंने ख्वाब देखने होते हैं उनको रात छोटी लगती है, जिन्होंने ख्वाब पूरे करने होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। तो फिर वो एक, मैं ख्वाबों की तलाश में, इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ आप क्या करते हैं, आप क्या बेचते हैं? मैं कहता मैं ख्वाब बेचता हूँ। हम छोटे थे जब कॉलेज में पढ़ते तो बड़े प्राउडली हम नारकली जाया करते थे और 20 रुपए की शर्ट पहन लेते थे। आजकल के जो नई नस्ल तो ब्रांडेड देखते हैं, मुझे हंसी आती है। और बल्कि जो कोविड ने तो ये भी सिखा दिया कि लिविंग इज वेरी इनएक्सपेंसिव। बिल्कुल, लाइफ स्टाइल इज एक्सपेंसिव। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। अब पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमने इस्टेब्लिश किया। CEO क्लब को सारे चैप्टर्स हैं, हर साल एक बुक लॉन्च होती है अंडर CEOs के नाम से। उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लेकर जितने भी हमारे डाउन चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, जो CEOs आते हैं। और बहुत बड़ा ये कोविड की वजह से अब ये ब्रेक आया है। तो उससे पहले जो मैं अभी एक चैप्टर खोल के आया था लंदन में, UK में, तो हमने अब इसके ग्लोबल इसके चैप्टर्स लॉन्च कर रहे हैं। CEO क्लब के, मैनेजमेंट हाउस के, एक दुबई में, मिडल ईस्ट में चैप्टर लॉन्च किया, एक UK में किया। अब अगले 3 महीने में जो मैं एक बहुत बड़ा विजन लेके, जो ख्वाब लेके जा रहा हूँ वो है ग्लोबल। यानी कि अब मैं प्लान कर रहा हूँ अपना कनाडा में इसका चैप्टर लॉन्च कर रहा हूँ। और यानी आप नेशनल से अब इंटरनेशनल होने लगे हैं। अब वहाँ जाके अब अपने पाकिस्तान उसका, लेकिन पीछे पर्पज़ है कि वहाँ जाके पाकिस्तानी जो यंग CEOs हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़ा बनना चाहते हैं, स्केल अप होना चाहते हैं, उनको वहाँ से सपोर्ट किया जाए। यू आर राइट, माशाल्लाह। चलिए, आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एनलाइटन करने वाली हैं हमारी यूथ को, कि वो जितने भी ऑड्स हो जाएं, जो भी मुश्किलात हो जाएं, अगर वो डिटरमिन्ड हो जाएं कि उन्होंने कहीं पहुंचना है, तो ये उनके लिए अल्लाह ताला की भी फोर्सेस सारी काम करती हैं और हर्डल्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। किसको सेहरा देते हैं अपनी कामयाबी का? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ मतलब कि अल्लाह की ज़ात है खुद, वो आपका सबसे बड़ा मेंटोर है, गाइड है। लेकिन अगर खुदा की ज़ात के बाद सबसे बड़ी जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मेरी वालदा है, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है उसके पास ऑफ कोर्स आपके जो आपकी जो बहन भाई होते हैं, आपकी मिसेज हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी में थिक एंड थिन में आपका साथ दिया होता है। तो ये वो रिश्ते हैं जो कि जिनके बगैर आपकी कामयाबी भी कोई मान ही नहीं रखती। बहुत अच्छा मुझे लगा है कि आप फैमिली
ओरिएंटेड और फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाले इंसान हैं, यानी सक्सेसफुल फ्रॉम विद इन हैं। अच्छा, मुझे हमेशा मैं अपने मेहमान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारी यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज हमें दे के जाएँ जो कि उनके लिए मशाल राह हो। देखिए जी, इसके अंदर इसके दो चीज़ें हैं इसके अंदर। जो मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म या होप है वो ये है, क्योंकि इस वक्त कोविड चल रहा है, बहुत एक ग्लोबली बहुत ज़्यादा बच्चे घरों में बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, होपलेसनेस है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब्स थी उनकी जॉब्स ले ऑफ हो रही हैं। अब इसके दो हिस्से हैं। एक तो सबसे पहला हिस्सा ये है कि आप अपना थिंकिंग करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। आपके पास ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आपका एक ख्वाब होना चाहिए। उस ख्वाब को कागज़ पे लिखना चाहिए, जिसको कहते हैं कि फर्स्ट इज़ अ ड्रीम। उसके बाद डिज़ाइनिंग योर ड्रीम, यानी कि आपका उसका डिज़ाइन बनाएं। उसके बाद डेवलपिंग योर ड्रीम, थर्ड डी, अपने ड्रीम को डेवलप करें। और लास्ट है डी, डिलीवर, अपने उस ख्वाब को डिलीवर करें दुनिया को। आपने 4 Ds के साथ अपनी सारी वो जो 4 Ds में मैंने कहा कि ड्रीम, डिज़ाइन, डेवलप एंड डिलीवर। और ये मेरा पहला मैसेज है कि आज भी अपनी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूस जो होता है अल्लाह ताला की जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह पे यकीन करते हैं वो मायूस नहीं होते अल्लाह की रहमत से, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। लेकिन इसका दूसरा भी पार्ट है जो हमारे डॉक्टर स्टार साहब के, मैं उनका शागिर्द रहा हूँ, वो कहा करते थे कि ना मायूस होते हैं अल्लाह वाले, ना मायूसी फैलाते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है कि ना मायूस हों, ना मायूसी की बात करें और चैनल्स टीवी देखने बंद कर दें, क्योंकि जितना नेगेटिविटी आम चैनल्स पे दिखाई जाती है मीडिया का, जैसे रोज़े गुजरे रोज़ा रख लें, तो आप अपने अंदर कुछ अरसे के लिए झांकें। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरी बात और आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट नई नस्ल के बच्चों के लिए, जो जैसे आपने अगर पूरी ज़िंदगी को समराइज़ करें तो वो है यकीन। और यकीन का लेवल क्या है? यकीन कामिल। और ये मैं अक्सर बच्चों को ये चीज़ बताता हूँ, सिखाता हूँ कि आप कहते हैं कि वो एक खूबसूरत किसी इसको कहते हैं समेट दिया किसी शायर ने कि अगर दस्तक दूँ दस्ते यकीन से, दर तो क्या दीवार भी खुल जाए कहीं से। हमें मालूम है कहीं मौजूद है दुनिया, अरे हम वहम भी करते हैं तो करते हैं यकीन से। यकीन आ जाए ना, बिल्कुल, तो प्रोफेसर साहिबा सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये सारी नाउमीदी, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सारी बात ही यकीन की है, और यकीन जब इंतहा पे पहुंचता है तो वो फिर ईमान बनता है, और फिर वो आपको अपने रब से कनेक्ट करवा देता है। जी, बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें हमें बताई, और मुझे ये ऐसे ही लगा कि ये बातें मेरे दिल की भी बातें हैं, और इतने वाइब्रेंट इंसान की गुफ्तगू सुन के खुद ही बंदा मोटिवेट भी होना शुरू हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन ने भी इस सारे प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा, और इसको अपनी ज़िंदगी पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो यकीनन आपके लिए भी कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो 2 इम्पॉर्टेंट पैगाम हमें सीईओ साहब ने दिए हैं वो यही हैं कि सबसे पहले आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी के लिए ज़रूरी है कि आप नेगेटिव जो वाइब्स जहाँ जहाँ से आ रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर सोशल मीडिया है, आपके जो भी मीडिया है, उससे आप थोड़ा सा परहेज़ कर लें, ये उन्होंने हमें गाइड किया है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि आप जो भी पॉजिटिविटी थॉट्स, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आप अटेन करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए यकीन कामिल पे खड़े हो जाएं। आपको पक्का यकीन होना चाहिए अपनी इस ड्रीम का, जो आप देख के किसी सक्सेस के रास्ते पे चलना शुरू हुए हैं, क्योंकि पहला स्टेप आपका तभी शुरू हो जाता है जब आप कोई ख्वाब देखते हैं, तो आप सक्सेस की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो उस पर यकीन कामिल के साथ चलें, ये इनका पैगाम है। और मैं समझती हूँ कि ये दोनों बातें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो कोई भी सक्सेस आपसे दूर नहीं। इस पैगाम के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।